साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। देखिए, चाणक्य जो है इन्हें इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था और कौटिल्य भी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को ही चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, इस ग्रंथ से हमें मौर्यकालीन शासन प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजनीतिक नीतियां पर। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। यानी इसमें राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण करके उनके साथ श्रवणबेल गोला चले आए और यहीं पर उन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है, जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। यह श्रवण बेलगोला जो है ये कहाँ पे है? तो यह मैसूर में है। ठीक है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो सबसे पहले कि मुद्रा राक्षस जो है इसके लेखक कौन है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। ठीक है, और इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये जो थे मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इस पुस्तक से इंडिका पुस्तक से हमें मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी तथा उसका पुत्र था, इसके शासन काल में तक्षशिला तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे शांत करने के लिए इसने अपना पुत्र अशोक को यहाँ भेजा था तक्षशिला में। यानी बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पे अशांति थी? तक्षशिला में अशांति थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक जो थे यह बिंदुसार के पुत्र था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। तो आप इसे याद रखिएगा कि सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना की थी इसने। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने, जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है। लेकिन मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि अशोक के किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वह है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में।
देवानाम प्रियदर्शी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है, यानी इन दोनों मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुर्जरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में, ठीक है, 13वां शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि इस कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को युद्ध बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो जाता है, उसका दिल पिघल जाता है और उसने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा कर दी। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और कलिंग की राजधानी तोसली पर इसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग वर्तमान में कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य के धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो देखिए सारनाथ में जो है सम्राट अशोक का स्तंभ है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया उसके बाद उसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ लेख एवं शिलालेख बनवाए गए थे। भारत का राज चिन्ह जो है उसे कहाँ से लिया गया है? तो उसे सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और इस सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, एक बात और कि देखिए सारनाथ में ही भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ठीक है, बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार जो है सो अशोक के पिता थे। और ये राहुल कौन था? तो ये भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, यह स्तूप बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध कला का। ठीक है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पन। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। मौर्य काल में सिक्के जो हैं सोने चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक के समय में। प्रसिद्ध सांची का स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो देखिए अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यह जो थे जेम्स प्रिंसेप, ये एक अंग्रेज थे। और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में पढ़ा था अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो सम्राट अशोक जो था वह किस धर्म का समर्थक था? बौद्ध धर्म का था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपगुप्त से। सम्राट अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? उपगुप्त से ली थी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध यानी सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कलिंग पर आक्रमण राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था, अर्थात 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका राइट